नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आज हम मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग 2018 के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने की कड़ी में हैं और जानेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी पेपर सेट उठा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अरिहंत का प्रेफरेंस लिया है, आप अरिहंत भी देख सकते हैं। बाकी आपको ये समझना है कि देखिए, प्रीवियस ईयर जान है जान। यदि आप अभी 2019 का दे रहे हैं या 2020 का भी देना है तो आपको प्रीवियस ईयर 4 से 5 साल का लगा लेना बहुत अनिवार्य है। इससे 50% तो आप प्रिपेयर हो ही जाते हैं। ये मान के चलिए कि 5 साल का पेपर आपने लगा लिया तो 50% आप फ्री हो जाते हैं कि हाँ, अब हम मुख्य परीक्षा देने के लिए हम तैयार हैं। यदि मान लीजिए अचानक से एग्जाम हो जाता है और ये 4 साल के पेपर केवल आपने सुन भी लिए मेरी सीरीज से, आप मत पढ़िए, केवल सुन लीजिए और थोड़ा बहुत देख लीजिए। मेरी गारंटी है कि आप फुलफिल हो जाएंगे। फुलफिल इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अभी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अभी सबका ध्यान हटा हुआ है, सभी लोग पढ़ाई से मुकरे हुए हैं। लेकिन यदि पीएससी का मान लीजिए अचानक से रिजल्ट आ जाता है या फिर नहीं भी आता है तो तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी ट्रैक में। तो यही मान के अभी हमें तैयारी को एक फास्ट ट्रैक में लगा देना चाहिए और प्रीवियस ईयर के पेपर का यही सही टाइम है कि अभी ख़त्म कर लिया जाए, ताकि आप सब्जेक्ट का जो लोड है तब ले पाएँ और सब्जेक्ट में तब घुस पाएँ जब आप इधर से मुक्त रहें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो टाइम आएगा जब पढ़ना है आपको तो सब्जेक्ट में आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, टेस्ट सीरीज़ में ध्यान दे पाएंगे। और जब आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो भी आप निर्धारण कर लेंगे कि देखिए टेस्ट सीरीज़ में क्वालिटी है या नहीं। तो चलिए, समय ज़ाया नहीं करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त, एक अपील। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी कंटेंट भी दे रहे हैं, हर एक वो आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं जो आवश्यकता की पूर्ति अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हर प्रकार से नहीं की जा रही है। हम वहाँ छत्तीसगढ़ पीएससी से लेके हर स्टेट पीसीएस की सीरीज़ भी चलाएंगे। छत्तीसगढ़ के उसमें पीसीएस के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप देखें, उसमें प्रीवियस ईयर को कवर कर दिया गया है। तो यहाँ हर स्टेट पीसीएस को ध्यान में रखा जाएगा और उसके लिए संभावित डेटा दिया जाएगा। लेकिन अभी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा को विशेष फोकस दिया गया है इस लेक्चर सीरीज में। और ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, हर स्टेट पीसीएस के जो 20 वर्ड कॉमन बनते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि चैनल शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना तो हमारे लिए किया जाना चाहिए और कर ही लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम जानेंगे कि हाँ, आप इच्छुक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं 2018 में मुख्य परीक्षा में सबसे पहले देखिए क्या है कि हम बोरिंग पोर्शन को नहीं उठाते हैं, सीधे सीधे पेपर 4 को उठाते हैं, एथिक्स। एथिक्स चूँकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और बहुत कम समझ में आता है। तो देखिए, आप देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन ही 2018 में पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या तात्पर्य है, समझाइए। स्क्रीन में आप देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा को समझाइए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहली बात तो सत्यनिष्ठा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन में तो आप लोक प्रशासन में इसका महत्व कैसे है, क्या समझा पाएंगे, आप खुद सोचें। तो देखिए, वर्डिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है। सत्यनिष्ठा से क्या मतलब है? सत्यनिष्ठा से वो मतलब है कि एक जो आपका सिद्धांत है, जो आपका एक व्यवहार है, हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहना चाहिए। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आप किसी काम के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं, तो जैसे आज ईमानदार है 10 साल तक उसी ईमानदारी से यदि आप कार्य करते हैं, उसी सिद्धांत पे चलते हैं, वो आपकी काम के प्रति जो निष्ठा है वही सत्यनिष्ठा में परिवर्तित होती है। तो देखिए, सत्य और निष्ठा मतलब काम के प्रति ईमानदारी और काम के प्रति प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी के साथ कार्यों का निर्वहन सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता है। अब आप सोचिए कि लोक प्रशासन में इसने पूछा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सत्यनिष्ठा का महत्व। आज जानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से नहीं चल रहा है जैसा चलना चाहिए। यदि इसमें हम सत्यनिष्ठा को डाल देते हैं, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को यदि इसमें प्रवेश दिलाते हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में और कितने बेहतरीन तरीके से अमूल चूल परिवर्तन होगा। क्योंकि अभी आप जो सभी व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें डिसिप्लिन जो एक मेंटेन होना चाहिए उतना भी मेंटेन नहीं है। और उसकी जो गवर्निंग बॉडी है आप पूरी देखेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सत्यनिष्ठा नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, ईमानदारी नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, ऐसे तत्वों की कमी है। तो सत्यनिष्ठा को यहाँ पे यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो वहाँ एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। काम समय पे होगा, काम ईमानदारी से होगा, काम निष्पक्ष तरीके से होगा और देखिए काम में भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है आप इस तरह से बना सकते हैं। 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। तो देखिए, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य? तो देखिए, लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा से पहला तात्पर्य क्या? सत्यनिष्ठा का पूर्ण तात्पर्य एक सैद्धांतिक मत से है जो सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। और इस सैद्धांतिक मत में आप देख सकते हैं कि ईमानदारी
एक सतत रूप में चलेगी। दूसरी चीज़ है निष्पक्षता, और तीसरी चीज़ जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का संवहन। तो जिम्मेदारी का संवहन भी सत्यनिष्ठा के अंतर्गत आता है। तो ये 3 पॉइंट आप दे सकते हैं, बाकी देने को आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर निर्भर करता है। ये सब्जेक्ट पढ़ने का मोहताज नहीं है, ये सब्जेक्ट केवल ये अपनी मेंटल एबिलिटी का मोहताज है। मानसिक रूप से आप जितने मजबूत होंगे अच्छा आंसर दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन में लोक उपयोगी सेवा का आधार क्या है? अब देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द पब्लिक यूटिलिटी सर्विस इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बोल रहा है कि देखिए, लोक उपयोगी सेवा के लिए आखिर क्या आधार होने चाहिए, क्या तत्व होने चाहिए कि आपकी जो सर्विस है वो उपयोगी बन सके। आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम तो कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम तो कर रही है, लेकिन आप बताइए क्या सबको न्याय मिल पा रहा है? क्या ट्रांसपेरेंसी है? क्या सबको पर्याप्त सूचना है? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ है? टाइमिंग के साथ क्या सूचना प्रोवाइड हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये क्या है? यही चीज़ है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक सेवा को लोक उपयोगी बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि लोक प्रशासन में यदि लोक सेवकों के लिए लोक उपयोगी लक्षण की हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप न्याय दीजिए। जो भी आपके पास न्याय जाता है त्वरित न्याय की व्यवस्था कीजिए। तो इसमें जो है न्यायपूर्णता एक सबसे प्राथमिक लक्षण आ जाता है। फिर दूसरी बात है ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। यदि हम ब्यूरोक्रेसी के कामों को हम नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आम आदमी जागरूक कैसे होगा? तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत जरूरी है ताकि हम जागरूक भी हों। सूचना हमें समय समय पर मिलती रहनी चाहिए, और सूचना का अधिकार भी हमें दिया गया है, लेकिन क्या वास्तव में इंप्लीमेंट हो पाता है? क्या हम जो सूचनाएं चाहते हैं तो क्या हमें मिलती हैं? तो ये देखिए, पहली बात तो ये कि सूचना को भी हमें पूरी तरीके से मिलना चाहिए, निष्पक्ष रूप से। निष्पक्षता होनी चाहिए, काम में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि न्याय की बात है तो भी निष्पक्ष होना चाहिए, और काम की बात है तो भी निष्पक्ष होना चाहिए। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस काम के लिए आप जाते हैं, जिस काम को आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति तो जिम्मेदार होना ही चाहिए। यहाँ क्या होता है आजकल की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है, जो मनाया वो कर रहे हैं और एक के बाद एक के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, और लोग एक लंबे समय तक आज देखें कानूनी प्रक्रिया में भी फंसे हुए हैं। हर प्रकार की देखेंगे कि आप यदि एक फाइल का भी काम करवाना है तो एक फाइल का भी काम नहीं हो रहा है, वो पहुंच रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि आखिर ये इसका जो अधिकारी होता है, इसका जो कर्मचारी होता, तो वो होता कौन है, एक्चुअल में ज्ञान ही नहीं है। तो इसके लिए उत्तरदायित्व होना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो स्क्रीन में आपके सामने है कि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? तो अंतरात्मा, देखिए, नैतिक मार्गदर्शन, पहली बात तो ये कि नैतिक मार्गदर्शन शब्द को नहीं समझेंगे तो अंतरात्मा को कैसे समझेंगे? दो टर्म है। नैतिक मार्गदर्शन का मतलब ये कि आप के जो विचारधारा है, आपके जो सिद्धांत है, उससे आप तय करेंगे क्या उचित है क्या अनुचित है। नैतिक मार्गदर्शन मतलब सही और गलत का चुनाव करना, सीधे सीधे मतलब ये। और जो अंतरात्मा है, आप जानते हैं कि अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अंतरात्मा क्या सही है क्या गलत है ये जरूर बता देती है। आप जब फील्ड में रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको लगता होगा कि हाँ ये सही है, लेकिन आप जब घर आते हैं और बाद में सोचते हैं नहीं नहीं ये काम हमने गलत कर दिया, तो कैसे पता चलता है सही और गलत? तो ये अंतरात्मा से ही पता चलता है। तो नैतिक मार्गदर्शन मतलब सही और गलत को छांटने के रूप में अंतरात्मा का उपयोग एक बहुतायत मात्रा में होता है। तो ये आप जान लेंगे, और इसके बाद आप देखेंगे कि अंतरात्मा का उपयोग या अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं। इसमें 3 पॉइंट निकालने हैं। तो देखिए, नैतिक मार्गदर्शन को दिशा निर्देशित करती है अंतरात्मा, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि कार्यों का जो क्रियान्वयन है उसमें भी अंतरात्मा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा, नैतिक मूल्यों को जो एक सही दिशा में चलना चाहिए, यानी नैतिक मूल्य जो हमारे अंदर उत्पन्न है, सत्यता है, निष्ठता है, ईमानदारी है, यदि इसको सही दिशा में चलाना है तो उसके लिए भी अंतरात्मा का जुड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ भी अपन जान लेते हैं। और अच्छाई बुराई के संबंध में भी ज्ञान अंतरात्मा से ही होता है, तो ये भी नैतिक मार्गदर्शन के रूप में उपयोगी है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें आप बना लेंगे, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुसार 3 स्वर्णिम मार्ग क्या है, उल्लेख कीजिए। देखिए, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्ट वो त्रिपिटक, 3 स्वर्णिम को त्रिपिटक में रख देते हैं, लेकिन ये त्रिपिटक नहीं है। त्रिपिटक तो अलग है, त्रिपिटक का मामला अलग है। इसमें जो मुख्यतः है ये अष्टांगिक मार्ग की ही संकल्पना है, और अष्टांगिक मार्ग को भी एक 3 बॉक्स में ही डिसाइड किया गया है। हालांकि वो 8 है, लेकिन देखिए उसे भी 3 रूप में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं पहला प्रज्ञा, दूसरा होता है सील, और तीसरा होता है समाधि। तो देखिए, प्रज्ञा के अंतर्गत जो सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, मतलब एक जो अपनी दृष्टि होती है वो पावर होनी चाहिए, और संकल्प क्या होना चाहिए, दृढ़ निश्चय पर आधारित होना चाहिए। ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो होते हैं 4 पार्ट जो होते हैं वो सील के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सील में क्या आता है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। ये आप चीजें पढ़ते हैं। सम्यक वाणी तो जो भी आपने दृढ़ निश्चय किया है उसे वाणी में भी लाना है और उसे कर्म में भी इम्प्लीमेंट करना है, व्यायाम करना है ना, सदा स्वस्थ रहना है। और फिर आप देखेंगे तीसरा
पक्ष जो इसका तीसरा गोल्डन पार्ट है जिसे समाधि बोलते हैं। तो पहला प्रज्ञा, दूसरा सील और तीसरा समाधि। तो देखिए 2 4 6 तो ये हो गए, और 2 कौन से बचे? सम्यक स्मृति, मतलब अपने कर्मों को सदैव के लिए याद रखना और उसके आधार पर ही अगला कर्म करना। फिर सम्यक समाधि, अंत में जब आप संतुष्ट हो जाएंगे अपने जीवन से तो आप समाधि को प्राप्त कर लेंगे। कुछ इस प्रकार के 3 स्वर्णिम मार्ग हैं जो प्रज्ञा, सील और समाधि में अलग अलग हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे त्रिरत्न समझने की भूल करते हैं, तो मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कुछ 11 वचन दिए थे। एक आदर्श जीवन जीने के लिए 11 वचनों की इन्होंने समीक्षा की थी। वो 11 वचन में से इनमें पूछा है केवल 6, लेकिन 11 के 11 वचन जानना बहुत जरूरी है। हालांकि याद कर पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से याद कीजिए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही याद कीजिए। 11 चीज़ें आप समझ लीजिए और उसी को अपने अनुसार आप फिट कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें हैं, हर किताब में अलग अलग मिलेगा आपको। और ये गांधी जी की विचारधारा थी जिसे आप वो शब्द में संकलित कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने एग्जैक्ट यही बोला था। देखिए 5 और 6 तो बौद्ध और जैन दर्शन में आपको मिल ही जाते हैं, बाकी जो आप आखिरी के भी देखेंगे वो भी दर्शन से ही मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ें बस याद करना है जो आखिरी के 5 6 होते हैं। तो देखिए क्या है 11 वचन। तो 11 वचनों को एक क्रम से जान लेते हैं। गांधी जी ने पहली बार कहा कि अहिंसा मत करिए। जानते हैं अहिंसा गांधी जी का सबसे बड़ा वेपन था। पूरी आप देख लीजिए भारत की आज़ादी तक गांधी जी ने कहीं भी हिंसा नहीं की है। दूसरा सत्य, सत्य तो ये रहे ही हैं। और आस्ते, चोरी न करने की बात इन्होंने की है। आस्ते चोरी न करने की बात इसलिए इन्होंने की है कि देखिए चोरी करते हैं तो आपकी मानसिकता दूषित होती है और ये अपराध और दुष्कर्म को एक जो है उजागर करता है और आपके अंदर वो मनोवृत्ति लाता है। इस कारण से इन्होंने आस्ते का वो दिया है। लेकिन हम गांधी जी के विचारों से अभी भी सहमत नहीं हैं बहुत से लोग। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्तमान जो भाग दौड़ है, वर्तमान जो भीड़ है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने और अपने आधुनिक सुख भोगने की इच्छा में लिप्त है। इस कारण से इनके सिद्धांत कोरे नजर आते हैं उन्हें, लेकिन इन सिद्धांतों में से कुछ भी फॉलो कर लिया जाए तो एक बेहतर और आदर्श जीवन प्राप्त किया जा सकता है। ये आप लिखेंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा क्वेश्चन। फिर बात करते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य मतलब सीधा साधा जीवन जीना जिसमें स्त्री संसर्ग और स्पर्श वाली चीजें जो हैं, जिससे आपका जो काम उत्तेजना है वो तेज होती है, काम वासना तेज होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपको स्त्री संसर्ग से दूरी बनाए रखना है और किसी प्रकार का भी जो है खाद्य पदार्थों का भी ऐसा सेवन नहीं करना है जिससे क्या होता है कि आपका जो वासना युक्त जो आपके बॉडी में चीजें हैं वो उभर कर सामने ना आए। कहने का मतलब ये कि आपका जो नजरिया है वो साफ रहे, पवित्र रहे, अपवित्रता उसमें नहीं झलकनी चाहिए, ऐसा मानना था। असंग्रह या अपरिग्रह एक ही चीज़ है। देखिए परिग्रह, गांधी जी यही बोलते थे कि आपको संचित करके नहीं रखना चाहिए भविष्य के लिए। आप वर्तमान में जिए, खाएं, कमाएं और चलते रहें। यदि आप संचित करते हैं और संचित कर करके मान लीजिए वो एक जगह संचित इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि उसके बाद चीज़ों को आप आगे बढ़ाने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बुद्ध और जो आपकी बुद्धि है वो बुद्धि भी एक गलत डायरेक्शन में, नकारात्मक दिशा में जाती है, क्योंकि अधिक आपके पास भरा हुआ है तो आप उसका उपयोग या दुरुपयोग अपने हिसाब से करेंगे। और दूसरी चीज़ आपका जो चरित्र का पतन है ये भी होता है, तो गांधी जी ने इसमें कहा है। और देखिए शारीरिक श्रम करना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने बताया है कि शरीर यदि आप श्रम करते हैं तो आपकी मानसिकता भी सही रहती है। मेहनत करने वाले इंसान का जो है दिमाग एक सकारात्मक रवैये में सोचता है, इसे गांधी जी का मानना था। और दूसरी चीज इन्होंने जो बोली है कि आपको भोजन स्वाद वाला नहीं लेना है। स्वाद वाला भोजन लेने से ही आपकी जो चीजें हैं प्राप्त करने की इच्छा होती है, आपका जो जीवन है भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ता है। आप आस्वाद भोजन, ऐसा भोजन लीजिए इसमें स्वाद ही नहीं है, उससे आपका जीवन सादा हो जाएगा और आपका विकार जो मन में आते हैं वो विकार से आप अपने मन को हटा लेंगे। ये चीजें उन्होंने बताई है। फिर बताया है कि देखिए आपको डरना नहीं है, मृत्यु से नहीं डरना है कि आप मृत्यु के डर रहे हैं। मृत्यु से डरना क्या है? मरती तो आत्मा है, शरीर तो केवल एक निमित्त मात्र है। देखिए आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है। और आत्मा क्या होती है? केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाती है। तो मरने की तो बात नहीं, मरता तो केवल शरीर है, तो मृत्यु से कभी घबराना नहीं है। और इन्होंने बताया है कि सभी को समान मानना है। ये नहीं कि आप आज के समय में भी यदि आप जाति प्रथा को मान रहे हैं या लोगों में विभेद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप पढ़े लिखे, अभी भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे रूढ़िगत विचारधारा के व्यक्ति हैं। इस कारण से आपको ध्यान रखना है कि सभी समान हैं। इसे कहते हैं सर्वत्र समानत्वम। बाकी वो सर्वत्र भय वर्णनम किसे कहते हैं कि भय से मुक्त रहना है ना। सर्वत्र भय वर्जिनम, सर्वत्र भय वर्जनम इसको संस्कृत में कहते हैं। बाकी आप ध्यान रखिएगा, आपको स्वदेशी रहना, विदेशी नहीं बनना है, विदेशी कल्चर फॉलो नहीं करना है। गांधी जी को कभी देखा विदेशी कल्चर फॉलो करते हुए? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने देश में जो चीज़ें निर्मित हुई हैं उन्हीं का उपयोग करें, क्योंकि वो सादगी से भी भरपूर है। दूसरी चीज़ है कि अपने यदि देश की चीज़ें यूज करते हैं तो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जो आज स्वदेशी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कॉन्सेप्ट गांधी जी ने पहले ही दे दिया था। बाकी जो है स्पर्श की भावना नहीं होनी चाहिए,
है ना, सुखपद बिस्तर पे भी नहीं सोने की भावना होनी चाहिए और शरीर को थोड़ा कष्ट देने की भावना होनी चाहिए। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें और है जो अतिरिक्त मानी जाती हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से 5-6 लिखना हुआ तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुस्तक और लेखकों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ से क्या समझ में आता है, पुस्तक और लेखक का यदि नाम पूछा है तो उससे संबंधित अन्य जो आसपास की पुस्तकें हैं उनके लेखक को भी हमें याद कर लेना है, यानी ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस कारण से पुस्तक और लेखक में आप देखते हैं, इसमें लिखा है रामचरितमानस, द रिलीजन ऑफ मैन, द लाइफ डिवाइन। देखिए द रिलीजन ऑफ मैन रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, आप देखते हैं। और रामचरितमानस कौन नहीं जानता, तुलसीदास जी की है। और लाइफ डिवाइन श्री अरविंदो की है। बाकी एक डिवाइन है जो कि दांते जी की है ना, तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। डिवाइन, द डिवाइन कॉमेडी नाम से एक पुस्तक है, दांते जी की है। तो वो चीज़ें आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री चूंकि अब 2020 के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन 2019 के सिलेबस में अभी भी है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछ लिया है, ब्रह्म समाज के 2 संस्थापक कौन थे। तो इससे क्या पता चलता है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, ये जो चीज़ें हैं देख लेना है उसमें कि एक संस्थापक के साथ साथ उनके सह संस्थापक कौन थे, उनको भी ध्यान रख लेना है। देखिए ब्रह्म समाज के जो मूल संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय थे संस्थापक, लेकिन उनके साथ भी यदि द्वितीय संस्थापक की बात करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे। तो देखिए ये ब्रह्म समाज जो है, मुख्यतः ब्रह्म समाज के बारे में क्वेश्चन बन जाता, सीधे ब्रह्म समाज ही आ गया मान लीजिए। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लिख देंगे। और इनके जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो कौन थे, राजा राम मोहन राय प्रमुख थे इनमें से, बाकी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वितीय में थे, तो दोनों को लिख देना है। और देखिए ये ब्रह्म समाज ही है जिसने पुनर्जागरण का सूत्रपात किया था। और सबसे बड़ी बात है, ब्रह्म समाज का मूल उद्देश्य क्या था, अवतारवाद का विरोध करते हैं। ये भगवान को ऐसे मानते कि भगवान कभी भी देह धारण या शरीर को धारण नहीं करते हैं, निराकार ब्रह्मा है, निराकार ब्रह्मा मानते हैं कि वो केवल एक ऊर्जा मात्र है, बाकी उनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, वो केवल ऊर्जा के रूप में पूरे संसार में स्थित है और संसार की रक्षा करते हैं। इस कारण से इन्होंने यज्ञ, हवन, कर्मकांड, हिंदू विरोधी जो ये हिंदू कर्मकांड है इनका सदैव विरोध किया है। इस कारण से देखेंगे कि इनके घर से भी बाद में इन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये स्वयं हिंदू परिवार से थे और रूढ़िगत परिवार से थे। इस कारण से इनकी जो समान भावना होने के कारण, थोड़ा सा इनके विचारों में उदारता होने के कारण इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। बाद में बेहतरीन शिक्षा ग्रहण करते हैं और जीवन को उन्मुख करते हैं। और ये देखिए फारसी भी सीखते हैं, इंग्लिश भी सीखते हैं और कई विषयों में पारंगत होने के बाद इनका धर्मशास्त्र की ओर झुकाव होता है। फिर आप देखते हैं राजा राम मोहन राय यहाँ से निकल के आते हैं। और राजा राम मोहन राय वास्तव में देखिए ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत यही है कि ब्रह्मा निराकार है, वो उपस्थित नहीं है और कभी देह धारण नहीं करता, ये जान लीजिए। और राजा राम मोहन राय यहाँ से निकल के आ जाते हैं सीधे 20 वर्ड के क्वेश्चन में। तो राजा राम मोहन राय जो हैं इनके बारे में आप क्या लिखेंगे 20 वर्ड में। देखिए 3-4 चीज़ें तो देखिए आप कॉमन जानते हैं कि इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंग्रेजी सभ्यता थी और अंग्रेजी कल्चर उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था, अंग्रेजी लैंग्वेज और अंग्रेजी रहन सहन को पूरी तरह इन्होंने समझा था। इस कारण से इनके जो विचारों में लिबर्टी मिलती है और ये पुनर्जागरण के लिए यानी अपने रहन सहन, रीति रिवाज और रूढ़िगत प्रथाओं को बदलने के लिए एक कदम उठाते हैं अपने इसी ब्रह्म समाज के माध्यम से। इस कारण से इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, नवीन युग का प्रवर्तक भी बोल देते हैं कभी कभी, और भारतीय इतिहास का देवदूत या भारतीय इतिहास का उद्धारक भी इन्हें संज्ञा दी जाती है। बाकी आप देखेंगे कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इनके बारे में बता दूं, जब इनके पिताजी निकाल देते हैं उसके बाद कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ये 1803 से 1814 की जो अवधि होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में काम भी करते हैं। 1814 में ही इस्तीफा लेते हैं और बाद में कलकत्ता बंगाल में जाते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये देखिए राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की भी स्थापना 1814 में करते हैं। तो देखिए ये आत्मीय सभा भी क्या है, ये ब्रह्म समाज के तत्व का ही एक अंग है, आप ऐसा मान सकते हैं। ये देखिए ब्रह्म आत्मीय सभा जो है एक हिंदूवादी संगठन था जो प्रगतिशील विचारों से और पश्चिमी स्टाइल से जो है बहुत कुछ मेल खाता था। और इसमें जो है हिंदू धर्म को कर्मकांड मुक्त करने की इन्होंने शपथ ली थी आत्मीय सभा के द्वारा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये देखिए होल सोल इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आप भयभीत हो जाते हैं तो भयभीत नहीं होना है, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। और ये मेंस को इतने अच्छे से आप मजबूत कर लीजिए कि जब आपका एग्जाम होगा तो आप खाली मेरे ऑडियो सुनिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगा, आपको सिर्फ सुनना है। जब भी आप खाली रहे आधे घंटे कान में फंसा लीजिए ईयरफोन, मत सुनिए,
मत सुनिए गाने, इस यही सुन लीजिए, आपकी तरक्की में काम आएगा। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है कि आप यदि मेंस के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप अभी यदि पढ़ भी नहीं रहे हैं, मानसिक तनाव से भी अभी गुजर रहे हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्या करें तो करें क्या, हिंदी पढ़े, एथिक्स पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, सब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ मेंस के पेपर पहले लगा लीजिए, है ना। 1-2 महीने 3 महीने में आप मेंस पूरा अपने दिमाग में छाप लीजिए और सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट निपटाते चलिए। आपका मेंस तक में एक बेहतरीन ओवरव्यू कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोक सेवा में निष्पक्षता का क्या अर्थ है? अब ऐसे टर्मिनोलॉजी आ जाती है निष्पक्षता, आप निष्पक्षता नहीं जानते हैं। आप मतलब ये तो जानते हैं निष्पक्षता का मतलब भेदभाव न करना, लेकिन इसकी जो एक्चुअल परिभाषा होती है, थोड़ा जो टेक्निकल टर्म होते हैं आप जान नहीं पाते हैं। देखिए निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता का सीधी बात ये है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात करता है। और निष्पक्ष आदमी कब होगा? निष्पक्ष ये होगा जब किसी के बारे में हमने कोई धारणा नहीं बना रखी है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही है। मतलब हम पूर्वाग्रह से बोलते हैं, किसी के बारे में धारणा ना बनाना, पूर्वाग्रह। जो आप आगे पढ़ेंगे तो पूर्वाग्रह से यदि ग्रसित नहीं है तो हम किसी के बारे में वही न्याय दे पाएंगे जो तर्क संगत है। तो ये तर्क के आधार पे न्याय संगत या प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो निष्पक्षता पे आधारित होता है। और देखिए सिविल सेवक जो होते हैं उन्हें जानते हैं, आपके उद्योगपति से भी जुड़ना होता है, सिविल सोसाइटी से भी जुड़ना होता है, एनजीओ से भी जुड़ना होता है, लेकिन उनके प्रति उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। ये निष्पक्षता को दर्शाता है। इसलिए लोक सेवा में निष्पक्षता बहुत जरूरी है। और लोक सेवा में निष्पक्षता का अर्थ ये है कि ये जो लोक सेवक हैं बहुत से बड़े एवं छोटे सभी प्रकार के लोगों से, सभी प्रकार के पद युक्त लोगों से और सभी प्रकार के संपन्न लोगों से ये संपर्क में रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यदि इनके अंदर प्राकृतिक न्याय की भावना है और न्याय के मामले में इन सबसे तटस्थ हैं तो ये निष्पक्षता के लक्षण को प्रदर्शित करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक के रूप में अभिरुचि को परिभाषित कीजिए। देखिए अब ऐसी चीज़ें हैं, आप सोचते हैं किताब में खंगाल लें, तो नहीं, किताब में ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब आप कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। देखिए अभिरुचि से क्या मतलब है? अभिरुचि का मतलब देखो किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष योग्यता है या कोई विशेष कारक ऐसा है जिससे आप किसी कार्य को सीखने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब यह कि आपके अंदर वो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए कि कोई भी काम आपके सामने आए आप जल्दी सीख लीजिए। तो देखिए आंतरिक मनोवृत्ति के निर्धारक रूप में अभिरुचि को परिभाषित करना है। तो देखिए मनोवृत्ति क्या है, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड देखिए क्या होता है कि ये जन्मजात नहीं होता है। पहली बात तो ये एटीट्यूड क्या होता है कि समय के साथ हम देखते हैं और देख देख के सीख जाते हैं, वही हमारा एटीट्यूड बन जाता है। एटीट्यूड का सीधा मतलब है हमारा नज़रिया, हमारी सोच, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, दोनों पक्ष हो सकते हैं एटीट्यूड के। तो यदि एटीट्यूड हमारा मान लीजिए सकारात्मक है तो जो हमारे सीखने की कला रहेगी, हमारे आगे बढ़ने की कला रहेगी, यानी हमारी अभिरुचि रहेगी तो सकारात्मक दिशा में होगी। मान लीजिए कल लोक प्रशासक बनते हैं आप और आपकी जो ये एटीट्यूड रहेगा यदि पॉजिटिव रहता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख लेंगे। आप फाइलों को पढ़ना सीख लेंगे। आप फाइल से यदि कोई ऐसा गलत वर्ड है जिसके कारण यदि आप कलम चला देते हैं और किसी की हानि हो जाती है तो आप वहाँ तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि उस चीज़ में आपका सकारात्मक रवैया है। और बाद में अपनी गलती भी मान लेंगे। मान लीजिए कहीं पे आप गलत है तो गलत मान लेंगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव रवैया है कि हम यहाँ गलत हो सकते हैं। लेकिन नकारात्मक रवैया आपको गलत होने नहीं देगा। आप नकारात्मक रवैया हैं तो आप सही चीज़ों को भी नकार देंगे, उन फाइलों को भी काट देंगे जो न्याय संगत हैं, जहाँ पे आपको साइन करना चाहिए था, उन चीज़ों को दरकिनार कर देंगे कि अरे ये हटाया जाए, ये फालतू है, बकवास है, इस पर हमारा ध्यान नहीं लगेगा। तो देखिए ये एक जो आंतरिक मनोवृत्ति है वो अभिरुचि से बेहतरीन तरीके से संबंधित होती है। और देखिए जो आपकी एटीट्यूड जितना बेहतरीन होगा आपकी अभिरुचि उतनी ही शानदार होगी। और अभिरुचि जो होती है योग्यता या क्षमता से आप मतलब निकालते हैं। तो देखिए योग्यता और क्षमता ये जन्मजात वस्तु तो हैं, बिल्कुल जन्मजात वस्तु हैं, लेकिन कभी कभी ये जन्म के साथ नहीं मिलती हैं, संघर्ष करने के साथ मिलती हैं। लेकिन जो योग्यता अभिरुचि है सकारात्मक और नकारात्मक केवल अभिवृत्ति के कारण ही होती है। यदि अभिवृत्ति से ये अंतर संबंध ना रखे तो ये सकारात्मक नकारात्मक नहीं हो सकती है। इसका डायरेक्शन सिर्फ एक होगा, यानी सकारात्मक होगा। फिर यदि हम बात करते हैं लोक सेवकों में बुद्धि की जो भूमिका है वो स्पष्ट करना है। देखिए बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? पहली बात तो ये समझिए कि इसके बारे में एक बेहतरीन बात कही है। स्पीयरमैन नामक एक साइंटिस्ट होते हैं, स्पीयर नामक एक फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। पहले के जो दार्शनिक थे तो 3-4 प्रकार का ज्ञान रखते थे, इस कारण से वो दार्शनिक भी होते थे, वैज्ञानिक भी होते थे, है ना, अर्थशास्त्री भी हो जाते थे और इंजीनियर भी हो जाते थे, वास्तुकलाकार भी हो जाते थे। तो कुछ इस प्रकार की क्षमताओं से परिपूर्ण थे स्पीयरमैन। उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो करंट के समान है। बुद्धि जो है आपकी करंट के समान है, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं लेकिन उसको नापना संभव है। तो यानी बुद्धि क्या है? देखिए बुद्धि जो है अपडेट रहना, किसी चीज़ में
तर्क लगाना, किसी चीज़ की खोज करना, सही गलत का मायना और पैमाना विकसित करना ही बुद्धि का प्रमाण है। यदि लोक सेवक में बुद्धि नहीं होगी, आप खुद सोचे, कहते हैं आपके अंदर बुद्धि नहीं इसलिए काम ऐसा हो गया। बुद्धि नहीं है तो काम ऐसा होने का क्या मतलब? आप अभी पिछड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, बुद्धि कोई ऐसा नहीं, बुद्धि सिर्फ एक पैमाना है। दिमाग और बुद्धि दो अलग अलग चीज़ें हैं। दिमाग होना एक अलग चीज़ है, बुद्धि होना एक अलग चीज़ है। हम सामान्यतः दिमाग होना बुद्धि होना एक ही लेते हैं, लेकिन दिमाग बुद्धि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ध्यान रखना है कि बुद्धि जो है एक पैमाना है तार्किक क्षमता का, और जितना आप तर्क कर सकते हैं, चीज़ों के जितनी गहराई तक जा सकते हैं, सही गलत को आंक के एक बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं, वो आपकी बुद्धि है। और लोक सेवकों में तो देखिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है, यानी उनके तार्किक क्षमता होना बहुत जरूरी है। नहीं, समय समय पर ऐसी चुनौतियाँ आती हैं, फील्ड में आती हैं, ट्रेनिंग के दौरान आएंगी, फील्ड के दौरान आएंगी, और कई लोगों से उनका सामना होता है जहां पे भय की स्थिति व्याप्त हो जाती है। तो यदि उनके अंदर बुद्धि नहीं होगी, तार्किक क्षमता नहीं होगी, चीज़ों को हैंडल करने की पावर नहीं होगी, तो वहां से क्या होगा, वो घबरा जाएंगे या अपने पद का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इस कारण से बुद्धि एक तर्कात्मक बिंदु है, पहली बात तो ये। और बुद्धि जो है, बुद्धि एक मापन का बिंदु है। और तीसरी बात यह कि जो बुद्धि है वो सूचना प्रसंस्करण की योग्यता आप समझ सकते हैं ना, एक बेहतरीन सूचना से अपडेट होना बुद्धि को समझ सकते हैं। तो तीन चीजें ये आप पॉइंट में सीधे नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से अवधारणात्मक समझ रखें और पॉइंट क्रिएट कर लें। यह एक ऐसा विषय है मेरे भाई जिसमें आप कितना भी पढ़ लेंगे, काम वही आएगा जो आपने समझ रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं करना है, ये समझ पे ही विकसित करना है। हाँ, टेक्निकल टर्म जरूर आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास इसका क्या स्थान है। अभी तो देखिए सरल लग रहा होगा ये चीज़ें, लेकिन जब एक साथ आप करने लगते हैं ना तो ये चीज़ें कठिन हो जाती है। आपको सब एक जैसे ही लगता है। बहुत से लोगों की एथिक्स पढ़ने में, मैं एक समस्या और बता दूं, मैं खुद भी पढ़ता था, तो एथिक्स पढ़ने में ये समस्या कि हर चीज़ एक ही जैसे लगती है, चाहे बुद्धि हो, चाहे विश्वास हो, चाहे ईमानदारी हो, चाहे सत्यनिष्ठा हो। कई लोगों को ये सब एक ही चीज़ समझ में आती है, लेकिन जो विश्वास का, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा है तो देखिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो पहली बात तो ये कि आपका एटीट्यूड वैसा ही होगा जैसे आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं। कहने का मतलब ये कि एटीट्यूड सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं। यदि आप अपने फैसलों को सही मानते हैं तो मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो अपने फैसले के प्रति सकारात्मक है, भले आपका फैसला नकारात्मक हो। इसलिए एटीट्यूड परिवर्तन में विश्वास की अहम भूमिका है। यदि विश्वास होगा तो मनोवृत्ति निर्धारण होगा, और विश्वास यदि सकारात्मक होगा तो एक सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होगा। और यदि जो आपका विश्वास ही है वो नकारात्मक हो जाएगा अपने प्रति, तो नकारात्मक आप वहाँ पे मनोवृत्ति को निर्धारित कर लेंगे, हर चीज़ों को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, और हर चीज़ में आप निराशा प्राप्त करेंगे या ड्रॉबैक खींचेंगे, इसमें क्या कमी है, वो कमी है, आप उसकी अच्छी चीज़ों को भूल जाएंगे और कमी निकालने लगेंगे। लेकिन सकारात्मक मनोवृत्ति में यदि आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए लिया गया फैसला सही है और कुछ नई पहल करते हैं, तो आप उससे बहुत कुछ सीखने को पाएंगे और उसकी हर अच्छी चीज़ों को देखेंगे और कमी को पहले दरकिनार करेंगे, पहले अच्छी अच्छी चीज़ें खींचेंगे। तो ये फर्क होता है मनोवृत्ति में विश्वास के स्थान का। आई होप आज 10 क्वेश्चन का सेशन था और ये पहला सेशन है, इस कारण से मैंने 10 ही क्वेश्चन रखे हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, देखिए मेरा लक्ष्य आपको बहुत सारा कंटेंट एक समय प्रोवाइड कर देना है।